अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होती है किस लोड पर। यदि आपको एक पावर ट्रांसफार्मर दिया जाए तो उसकी जो अधिकतम दक्षता मतलब अधिकतम पावर ट्रांसफ़र कब करेगा, किस लोड पर करेगा। 50% लोड पर, 60% लोड पर, 70% लोड पर या फिर 80% लोड पर। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उस एक ऑप्शन को आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50% लोड पर। जी, 50% लोड पर पावर ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक पर आवेश होता है। परमाणु के नाभिक पर कैसा आवेश होता है। देखिए, इससे पूर्व की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि ये अगर परमाणु है जी, ये अगर परमाणु है तो ये कुछ इस प्रकार से उसके नाभिक में ये होता है खाली स्थान। ठीक है, ये खाली स्थान होता है और इसमें यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बाहरी कक्षा में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर ऋणावेश होता है। यहाँ पर ये जो हैं ये जो हैं ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थिर रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन दीर्घ अथवा वृत्ताकार कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि नाभिक पर आवेश होता है। नाभिक पर कैसा आवेश होता है उसके नाभिक पर। देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश, इसीलिए नाभिक जो होता है, नाभिक कैसा रहता है, धनावेशित रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर अगली स्लाइड में इसका आंसर दिया गया है। नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है नाभिक पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। 1/1840 गुना होता है, 18,040 गुना होता है, 1480 गुना होता है या 1840 गुना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर अगली स्लाइड में देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। कितने गुना होता है, 1840 गुना। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है। लगभग बराबर होता है, न्यूट्रॉन का अधिक होता है, प्रोटॉन का अधिक होता है या बराबर होता है। न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कैसा होता है, लगभग बराबर होता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आवेश बताया गया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, -1.602 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर होता है +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन कैसा है, उदासीन है। अगला देखते हैं, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का आंसर। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1840। प्रश्न पूर्व में भी कराया जा चुका है। विद्युत परिपथ में धारा घनत्व का मात्रक क्या है। विद्युत परिपथ में धारा घनत्व का क्या मात्रक होता है, पूछा गया है। कूलाम, ओम, एम्पियर सेकेंड या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या होगा यदि दो इलेक्ट्रॉनों को पास पास लाया जाए। देखिए, यदि दो इलेक्ट्रॉन हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पास पास लाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों आवेशों को पास पास लाया जाएगा तो क्या होगा। चूंकि दोनों पर एक जैसा आवेश है, इसीलिए वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रति आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रति आकर्षित करेंगे। अगला प्रश्न है, एक मीट्रिक अशुशक्ति में
जो होता है मान कितना होता है एक मीट्रिक अशुशक्ति का, 735, 735.5, 735.5 वाट या 746 वाट। तो यहाँ पर जो भी बच्चे 746 सोच रहे हैं, देखते हैं उनका 746 आंसर है या नहीं है। जी वह आंसर गलत है। एक मीट्रिक अशुशक्ति का मान होता है 735.5 वाट। अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। जो 746 होता है वो ब्रिटिश पद्धति में होता है। कौन सी पद्धति में? ब्रिटिश पद्धति में होता है। जबकि अपने यहाँ कौन सी पद्धति लागू है? मीट्रिक पद्धति लागू है। इसीलिए एक मीट्रिक अशुशक्ति का मान कितना हुआ है? 735.5। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति अर्थात पावर का मात्रक क्या है? जूल, कूलाम, वाट या न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चालकता का मात्रक क्या है? चालकता मैंने आपको बताया था कि R बराबर होता है रो L/A। ठीक। अब इस प्रतिरोध का उल्टा होता है G, जिसको हम 1/R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मोह। क्या होता है? मोह। चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक होता है मोह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी व्यवहार करती है। अर्थात यदि उच्च आवृत्ति हो तो उस पर पृथ्वी किसकी भांति व्यवहार करती है? कुचालक की भांति व्यवहार करती है, चालक की तरह व्यवहार करती है, अर्धचालक की तरह व्यवहार करती है या अति चालक की तरह व्यवहार करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी कुचालक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? कुचालक की भांति। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, प्रतिरोध। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक वोल्ट बराबर होता है। एक वोल्ट किसके बराबर होता है? कूलाम पर जूल के, जूल परत कूलाम के, दोनों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम के। किसके? जूल प्रति कूलाम के। जी। बी बराबर होता है, क्या होता है? बी बराबर होता है W/Q। W अर्थात कार्य, इसको हम मापते हैं किस में? जूल में, जबकि आवेश को मापते हैं कूलाम में। तो इसीलिए एक वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। अगला प्रश्न है BIS का पूर्ण रूप क्या है? आपने कई बार सुना भी होगा कि BIS द्वारा प्रमाणित। तो BIS का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं सही आंसर पर। इसका आंसर है सही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर के प्रतिरोध का मान कितना होता है? मानव शरीर के प्रतिरोध का मान क्या होता है? 10 ओम, 20 ओम, 5000 ओम या 1000 ओम। तो मानव शरीर के प्रतिरोध का जो मान होता है वह सामान्य अवस्था में 1000 ओम होता है। कितना होता है? 1000 ओम। अगला प्रश्न है विद्युत दाब के नाम से जाना जाता है। विद्युत दाब के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? वोल्टेज को, करंट को, प्रतिरोध को या धारा को? विद्युत दाब के नाम से किसको जाना जाता है? विद्युत दाब के नाम से हम वोल्टेज को जानते हैं। किसे जानते हैं? वोल्टेज। अगला प्रश्न है धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। देखिए धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप घटाने पर बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता ताप के परिवर्तन से इस पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है ये हम देखते हैं। ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। किसी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? किसी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग किस नियम का प्रयोग करते हैं? किस नियम का प्रयोग करते हैं? फैराडे के नियम का, कूलाम के नियम का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर। तो इसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को। अगला प्रश्न है धारा घनत्व की इकाई क्या है? धारा घनत्व की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा घनत्व की इकाई एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि वैद्युत धारा
अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था कि विद्युत धारा यदि किसी तार से प्रवाहित की जाए तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? कूलाम, न्यूटन, आर्किमिडीज या ऑस्ट्रेड? तो ये कौन से वैज्ञानिक थे? ये वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेड। क्या नाम था इनका? ऑस्ट्रेड। जी हाँ, ऑस्ट्रेड ऐसे वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि यदि कोई चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या किया जाए, यदि किसी चालक में से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो वह अपने चारों ओर क्या करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। ठीक। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत परपथ में धारा के समानुपाती होता है चुंबकीय परपथ में क्या है? जिस प्रकार विद्युत परपथ में धारा प्रवाहित होती है उसी प्रकार चुंबकीय परपथ में क्या प्रवाहित होता है, ये आपसे पूछा गया है। फ्लक्स, रिलक्टेंस, परमेंस या कंडक्टेंस? तो उसमें प्रवाहित होता है क्या? फ्लक्स। जी हाँ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। विद्युत परपथ में धारा के समानुपाती चुंबकीय परपथ में फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स। अगला प्रश्न है, विभिन्न धात्विक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? विभिन्न धात्विक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? ये चुंबक तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चुंबक के कितने प्रकार हैं? अब मैग्नेट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चुंबक के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 6 या 8? तो चुंबक के कितने प्रकार हैं? चुंबक के प्रकार हैं 2। कौन कौन से प्रकार हैं? एक होता है प्राकृतिक चुंबक। कौन सा? एक प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। कौन सा? कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक कौन सा होता है? जो प्रकृति में पाया जाता है। कृत्रिम चुंबक कौन सा होता है? जिसको हम प्राकृतिक चुंबक में कुछ परिवर्तन कर कर बनाते हैं। तो इस आधार पर चुंबक के कितने प्रकार हैं? जी, चुंबक के हैं 2 प्रकार। कृत्रिम चुंबक जो होता है उसको भी कई भागों में बांटा जाता है। तो उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 7 या 3? कृत्रिम चुंबक को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 5, 7 या 3? तो कृत्रिम चुंबक को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है 2 वर्गों में। कौन कौन सी? एक होती है अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक होती है, और एक होती है स्थायी चुंबक। दूसरी कौन सी होती है? स्थायी चुंबक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक को किस धातु के द्वारा बनाया जाता है? स्थायी चुंबक जो होती हैं वह इन्होंने किस धातु के द्वारा बनाया जाता है? स्टील अथवा स्टील की मिश्र धातु से, लोहे से, सिल्वर अथवा एल्युमिनियम के मिश्रण से, कॉपर तथा सिल्वर के मिश्रण से। तो स्थायी चुंबक को हम बनाते हैं स्टील अथवा स्टील की मिश्र धातु से। किससे बनाते हैं? स्टील अथवा स्टील की मिश्र धातु से। अगला प्रश्न है, चुंबक में किस स्थान पर चुंबक तत्व नहीं होता? यदि ये कोई चुंबक है, यह कोई चुंबक है, इस चुंबक में जो 2 ध्रुव होते हैं, एक N और दूसरा S, तो पूछा गया है कि चुंबक में किस स्थान पर चुंबक तत्व नहीं होता है? N पर या S पर? ध्रुवों पर, मध्य में, किनारे पर, इनमें से कोई नहीं। ध्रुव, देखिए इसके जो किनारे होते हैं इनको हम बोलते हैं ध्रुव। इसके जो किनारे होते हैं इनको हम बोलते हैं ध्रुव। इसका एक ध्रुव ये है S ध्रुव और N ध्रुव ये है। इसका ये मिडिल क्या है? ये मध्य है। ठीक है। इन्होंने पूछा है कि किस स्थान पर चुंबक तत्व नहीं होता है? किस स्थान पर चुंबक तत्व नहीं होता है? तो चुंबक के मध्य में कोई भी चुंबक तत्व का गुण नहीं पाया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है कि R बराबर रो L/A होता है, जहाँ इस रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है ओम मीटर। क्या इकाई होती है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई मेगावोल्ट, वॉट, किलोवाट आवर या वाट सेकंड? तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। अगला प्रश्न है, आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध। आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0 ओम, 1 ओम, 1.5 ओम, इनफाइनाइट? तो देखते हैं आदर्श धारा स्रोत का कितना प्रतिरोध होता है? आंतरिक प्रतिरोध होता है इनफाइनाइट। आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। ये सभी आप याद कर लीजिएगा। ये टेबल आपको दी गई है। आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। आदर्श करंट सोर्स का कितना होता है? आदर्श वोल्टेज सोर्स का कितना होता है? आदर्श अमीटर का कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होता है? करंट सोर्स का कितना होता है? फिर वोल्टेज सोर्स का कितना होता है? ये सभी आपको इस स्लाइड के माध्यम से पता लग जाएगा।
किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, करंट संरक्षण के नियम पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम था तो वह किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, देखिए यही बताया गया है आपको यहाँ वन लाइनर लिस्ट में लिखकर। अगला है, केबीएल में समीकरणों की संख्या कितनी होती है? केबीएल मतलब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो होता है उसमें समीकरणों की संख्या किस, यहाँ पर जो समीकरण दिए गए हैं इनमें से किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यह प्रदर्शित की जाती है बी प्लस एन माइनस वन से, जहाँ बी क्या होता है? बी नंबर ऑफ ब्रांच होता है और एन नंबर ऑफ नोड होता है। ठीक है, उसमें से यदि माइनस वन कर दिया जाए तो ये पता लग जाता है हमें। धारा विभाजक नियम अर्थात करंट डिवीजन रूल कहाँ लागू होता है? समांतर में, सीरीज में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो करंट डिवीजन रूल हमेशा समांतर परपथ में लागू होता है। किस में लागू होता है? समांतर में। चूंकि सीरीज में तो धारा सेम रहती है इसीलिए धारा विभाजक नियम हमेशा समांतर परपथ में लगता है। अगला प्रश्न है, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है? बताता हूँ कुछ बना के आपको। यदि ये कोई सर्किट है, ठीक, ये कोई सर्किट है, इसमें ये क्लोज सर्किट है क्योंकि यहाँ पर क्लोज हो रहा है, कोई भी तार कहीं से खुला हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सप्लाई देंगे तो धारा यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ लौट के वापस आ जाएगी। लेकिन यदि यदि क्या किया जाए, इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर दें, इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर दें, तब ये सर्किट क्या कहलाएगा? ब्रेक का मतलब तार तोड़ना, यहाँ से तार टूट जाए तो ये सर्किट ओपन सर्किट कहलाएगा। और इस सर्किट में क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? इन्फानाइट अर्थात अनंत हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा, अनंत। ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो इन्फानाइट होता है। अगला है, वस्तुओं को आकर्षित करने की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा अपनाया गया? वस्तुओं को आकर्षित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक द्वारा अपनाई गई। किसके द्वारा? थेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा अपनाई गई। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1083 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है? 9.1083 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया? एडिशन ने, वोल्ट ने, टेस्ला ने, या चार्ल्स बेबेज ने? तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? सभी जानते हैं किसने किया? एडिशन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया था। जब किसी खोखले चालक पर आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उसके सतह पर ही आवेश होता है, खोखले भाग में नहीं। ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना स्किन इफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्किन इफेक्ट कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? स्किन इफेक्ट। आवेश एक कैसी राशि है? संरक्षित राशि है, असंगठित राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आवेश किस प्रकार की राशि है? आवेश एक प्रकार की संरक्षित राशि है। कैसी राशि है? संरक्षित राशि है। विद्युत बल रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, स्थायी रेखाएं, अस्थायी रेखाएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। किस प्रकार की रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। एम्पियर वोल्ट मात्रक है। एम्पियर वोल्ट किसका मात्रक है? शक्ति का, धारा का, विभवांतर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम्पियर वोल्ट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है एम्पियर वोल्ट। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर का पावर फैक्टर क्या होता है? अग्रगामी, पश्चगामी, यूनिटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैपेसिटर का पावर फैक्टर क्या होता है? अग्रगामी। जी हाँ, कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर होता है वह अग्रगामी होता है। इसीलिए हम कैपेसिटर को पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। वायु की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? वायु की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 1, 5, 2 या 9? वायु की विद्युतशीलता का मान क्या होता है? वायु की विद्युतशीलता का मान होता है 1। कितना होता है? 1। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है? कैपेसिटर जो होता है, संधारित्र जिसको हम कहते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है? चुंबकीय रूप में, विद्युतीय रूप में, विद्युतीय बल रेखाओं के रूप में, या निर्वात में? तो कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है? वैद्युतीय रूप में स्टोर करता है। अगला है, धारा विभाजक नियम कहाँ लागू होता है? धारा विभाजक नियम समांतर परपथों में लागू होता है। सजावटी लैंपों में, सजावटी जो बल्ब होते हैं उनमें लैंपों को किस क्रम में
सजावटी लैंपों को किस क्रम में लगाते हैं? सीरीज में, समांतर में, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। सजावटी लैंप जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, लैंपों को सीरीज में लगाते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो दिवाली पे बल्ब होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपकी उसमें लगे हुए होते हैं। सीरीज में लगे होने का मतलब होता है यदि कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो अगली उससे आगे की जो होती है पूरी लड़ी, जिसको हम कहते हैं लड़ी, आसान भाषा में वह जलना बंद कर देती है। अर्थात इस क्रम में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने के लिए से केवल और केवल एक ही रास्ता होता है। इसीलिए हम सजावटी लैंपों को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगला प्रश्न है, सभी घरेलू संयोजन समांतर में किए जाते हैं, क्यों? धारा समान रहे, वोल्टेज समान रहे, उपकरण एक दूसरे से स्वतंत्र रहें, सभी विकल्प सही हैं। तो ऐसा किया जाता है इसलिए कि सभी उपकरण एक दूसरे से स्वतंत्र रहें। क्या रहें? सभी उपकरण एक दूसरे से स्वतंत्र रहें। अधिकतम शक्ति के स्थानांतरण के लिए दक्षता कितनी होनी चाहिए? अधिकतम शक्ति के स्थानांतरण के लिए 50% दक्षता का होना अनिवार्य है। किरचॉफ के संधि नियम को क्या कहा जाता है? किरचॉफ के संधि नियम को केसीएल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसीएल। किरचॉफ के संधि नियम को केसीएल भी कहते हैं। अगला है, प्रतिरोध के ऊपर प्रदर्शित रंगों में चौथी लाइन क्या प्रदर्शित करती है? रंग का प्रतिरोध क्या प्रदर्शित करती है? उस रंग का प्रतिरोध, 10 का गुणज, रंग का कोड या रंग की सहनशीलता प्रदर्शित करती है। तो यह प्रदर्शित करती है रंग की सहनशीलता। ये देख लीजिए प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध पर जो पहली पट्टी होती है वह फर्स्ट डिजिट प्रदर्शित करती है, दूसरी पट्टी सेकंड डिजिट, तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर अर्थात गुणक, जबकि चौथी पट्टी टोलरेंस, जिसको हम सहनशीलता कहते हैं, सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। 1 किलोवाट कितना होता है? 1.36 HP, 746 वाट, 735.5 वाट या नोटा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1.36 HP। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? फेराड ने, कूलाम ने, माइकल फेराड क्लार्क ने या माइकल फेराड ने? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों की खोज की गई थी माइकल फेराडे के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल फेराडो के द्वारा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है पुस्तकों की छपाई में, बैटरी चार्जिंग में, ई प्रकाश व्यवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बैटरी चार्जिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग कभी कभी किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कम लोड और उच्च वोल्टेज पर, अधिक लोड और उच्च वोल्टेज पर, निम्न लोड निम्न वोल्टेज पर, इनमें से कोई नहीं। सिल्वर ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है निम्न लोड और निम्न वोल्टेज पर। साइंटिफिक कार्यों के लिए किस प्रकार के सेलों का प्रयोग किया जाता है? मरकरी सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल जिसको हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं।